नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी पेंशन स्कीम पर यू टर्न पर घिरी मोदी सरकार की, पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे को लेकर उठते सवालों की। देखेंगे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए में सीट बंटवारे को, हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव की तैयारियों को, जानेंगे कंगना रनौत के खिलाफ क्यों उठी एफआईआर की मांग, और बुलेटिन के आखिर में बात विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को दे दिया है जवाब, जम्मू कश्मीर में दिक्कतें हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ अनाचार मामले में आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा, प्रेसिडेंसी जेल में सीबीआई ने लिया टेस्ट। सिक्किम में पूर्व विधायकों को मिलेगी 50,000 रुपए की मासिक पेंशन, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का बड़ा ऐलान। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सपा ने किया उम्मीदवार तय, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद लड़ेंगे चुनाव। ये तो थे सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार अपने फैसलों को लेकर अक्सर ही विवादों में घिरी रहती है। हाल ही में पुरानी पेंशन स्कीम की जगह केंद्र सरकार यूपीएस लेकर आई, लेकिन कर्मचारी अभी भी ओपीएस की मांग पर अड़े हुए हैं। विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार एक बार फिर अपने फैसलों को लेकर मुश्किल में नजर आ रही है। हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, जिसे लेकर उसे केंद्रीय कर्मचारियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी अभी भी ओल्ड पेंशन योजना की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके मोदी सरकार अपने ही कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। वहीं इस बीच नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सरकार ने सरकारी अंशदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। 25 साल की नौकरी करने वालों को 50% यानी ओपीएस के बराबर पेंशन देगी। जिनकी नौकरी कम होगी उन्हें 10,000 प्लस डीए देगी और हमारा वाला 10% अंशदान भी रख लेगी। केवल अंत के 6 महीने की सैलरी वापस करेगी। मतलब एनपीएस से भी खराब होगी ये व्यवस्था। कोई क्यों यूपीएस को ऑप्ट करेगा? हम अपना पैसा सरकार को खाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने लिखा, यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री के अहंकार पर हावी हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के संबंध में बजट में रोल बैक, वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना, लेटरल एंट्री का रोल बैक। हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। इससे साफ है कि एक के बाद एक अपने ही फैसलों को वापस लेने, पलटने या ठंडे बस्ते में डालने से बीजेपी सरकार की हर तरफ किरकिरी हो रही है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार को और भी कई फैसलों को लेकर बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। अब यूपीएस को लेकर सरकार घिरती नजर आ रही है, तो वहीं सवाल पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे पर भी उठ रहे हैं। पीएम मोदी की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा काफी सुर्खियों में रही और अब बताया जा रहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान के रास्ते भारत लौटे हैं, जिसके बाद पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम का रुख पाकिस्तान के लिए नरम हो गया है? पाकिस्तान के मुद्दे पर एक बार फिर पीएम मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की सीमाओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर तो मोदी सरकार सवालों से घिरी ही रहती है। पीएम मोदी हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। पोलैंड से वतन वापस लौटते समय पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए भारत लौटा है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन ने वहां की सिविल एविएशन अथॉरिटी के अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लगभग 46 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के एयर स्पेस में थे। उनका विमान लाहौर और इस्लामाबाद से होते हुए अमृतसर पहुंचा। बता दें कि 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन बाद में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। वहीं इस बीच पाकिस्तान ने 15-16 अक्टूबर को सरकार के प्रमुखों की बैठक सीएचजी बैठक के लिए पीएम मोदी को भी न्योता भेजा है। इस बैठक में एससीओ में शामिल सभी देशों के प्रतिनिधि भी बुलाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वापसी में पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, इससे ये माना जा रहा है कि उनका रुख पाकिस्तान के लिए नरम हो रहा है। और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि जो छाती ठोक कर बोलते थे कि हम घर में घुस कर मारेंगे,
क्या अब उनके सुर नरम पड़ गए हैं? एक तरफ पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे को लेकर चर्चाओं के चलते बीजेपी मुसीबत में दिख रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उसकी मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बीजेपी गठबंधन में टकराव बना हुआ है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहमति भी बनती दिख रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिखाई दे रही है और अब खबर है कि मुंबई के बीकेसी में एक होटल में एमवीए नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें मुंबई की सीटों को लेकर चर्चा हुई। इसमें मुंबई की 36 सीटों पर लगभग सहमति बन गई है। सिर्फ आधा दर्जन सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, जिस पर सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। एमवीए की बैठक में शिवसेना यूबीटी ने 20 से 22 सीटों का प्रस्ताव रखा है। एनसीपी शरद पवार ने 5 से 7 सीट को लेकर दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने 13 से 15 सीटों पर प्रस्ताव रखा है। एमवीए नेताओं ने बताया कि अगर तीनों पार्टियों की दावेदारी वाली सीटों को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 41 होती है, यानी सिर्फ आधा दर्जन सीटों पर ही पेंच है। उम्मीद है कि ये जल्दी ही सुलझ जाएगा। ये साफ है कि मुंबई की अधिकांश सीटों पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से मराठवाड़ा में शरद पवार की एनसीपी को ज्यादा सीटें लड़ने के लिए दी जाएंगी, जबकि विदर्भ रीजन में कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा होंगे। मुंबई की सीटों पर सहमति बनाने के बाद दूसरे रीजन में भी सहमति बनाने की कोशिश तेज कर दी जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही एमवीए के नेता बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एमवीए गठबंधन आसानी से 2/3 सीटें हासिल करने में कामयाब रहेगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिए टलवा भी सकती है। सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में सहमति बनती दिखाई दे रही है, तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति बनती जा रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर हरियाणा की तारीखों में बदलाव करने की मांग की है। अब कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग 27 अगस्त को इस पर फैसला ले सकता है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। राजनीतिक दलों की गुहार पर मंगलवार को निर्वाचन आयोग की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि राज्य की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। लेकिन हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनावों की तारीखों में बदलाव करने की मांग की थी। उनका कहना था कि 1 अक्टूबर की मतदान की तारीख से पहले और बाद में कई छुट्टियां हैं, जिस वजह से कम मतदान हो सकता है। इसीलिए स्थिति को बदल दिया जाना चाहिए। वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की बीजेपी की मांग का समर्थन किया, जिसके बाद संभावना ये है कि चुनाव आयोग हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग करा सकता है। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है। हालांकि इस पर जो भी फैसला होगा वह मंगलवार को ही लिया जाएगा। हरियाणा में चुनाव की तारीखें बदल सकती हैं, इसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। तो वहीं बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के साथ एक विवाद जुड़ गया है। अब एक बार फिर कंगना की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। पंजाब से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने कंगना के खिलाफ की एनएसए और एफआईआर की मांग। बीजेपी सांसद कंगना रनौत आए दिन किसी न किसी विवाद से 2-4 होती ही रहती हैं। हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर कंगना को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो वहीं अब पंजाब से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने कंगना पर एनएसए लगाए जाने और एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग कर दी है। बता दें कि हाल ही में कंगना ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। कंगना का कहना है कि किसान आंदोलन के समय किसानों के द्वारा हिंसा को अंजाम दिया गया और अगर किसान बिल वापस नहीं लिया जाता तो किसान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग में थे। कंगना ने आगे कहा कि अगर उस समय केंद्र सरकार मजबूत नहीं होती तो भारत की स्थिति वर्तमान के बांग्लादेश जैसी हो जाती। अपने इन बयानों से कंगना विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इसी को लेकर पंजाब से कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कंगना पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने की मांग कर साथ एफआईआर भी दर्ज कराए जाने की मांग की है। साफ है कि कंगना के इस तरह के भड़काऊ बयानों से सामाजिक सौहार्द पर बुरा असर पड़ता है, जिसको रोकने के लिए वेरका ने ऐसी मांग उठाई है। कंगना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, तो वहीं मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां सामान्य होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन और तीसरे छोर पर लेबनान। इजराइल हर छोर पर हमलों से घिर गया है और अब लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई है।
देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल लेबनान के बीच युद्ध छिड़ गया है। लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। 320 रॉकेट दागे हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन्स भी फायर की। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में रॉकेट दागे हैं। हालांकि इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा, इस पर कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले के बाद इजराइल ने देश में 48 घंटों के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। राजधानी तल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करते हुए आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 90 मिनट के लिए रोक दिया गया था। हालांकि बाद में ये सेवाएं वापस से शुरू कर दी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर पर तबाही मची होगी। दावा किया जा रहा है कि ये हमला हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला था और हिजबुल्लाह ने ये हमला अपने टॉप कमांडर फुआद शुक्र की जान लेने का बदला लेने के लिए किया है। दरअसल इजराइल ने 30 जुलाई को बेरूत में एक एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की जान ले ली थी, जिसके बाद से हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इजरायली ठिकानों के खिलाफ अपना सैन्य अभियान पूर्ण रूप से मुकम्मल बताया है। और बुलेटिन के आखिर में बात विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता की। विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में बताई जा रही हैं। और इस बीच विनेश फोगाट को लेकर बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया है, जिससे सियासत में हलचल बढ़ गई है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। काफी वक्त से पहलवान विनेश फोगाट की विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर हैं। चर्चा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस के संपर्क में हैं और जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने विनेश फोगाट का समर्थन किया है। विजेंद्र सिंह ने कहा, विनेश फोगाट हमारी भिवानी की लड़की है। अगर वो चुनाव लड़ती है तो हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम पहले भी विनेश के साथ थे, हम उनके परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम विनेश के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। विजेंद्र सिंह ने विनेश फोगाट के समर्थन की बात कहकर सभी को हैरानी में डाल दिया है। उनके इस बयान से बीजेपी भी हैरत में पड़ गई है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर कहा कि जो कोई भी पार्टी में शामिल होता है, हम उसका स्वागत करते हैं। वो हमारे देश की खिलाड़ी है, उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। विनेश फोगाट को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि विनेश को वही सम्मान दिया जाए जो स्वर्ण पदक विजेता को दिया जाता है। उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया, जिसके बाद से राज्य की सियासत में सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।